इसमें स्ट्रेटजी सबकी अलग-अलग होती है। मेरी हमेशा से ये रही है कि वीक को इतना ले चलो कि तुमको गिराए नहीं और स्ट्रॉन्ग को इतना ले चलो कि आगे ले जाए। एक बार मैंने एक यहाँ पे कोचिंग है, मिरेकल के नाम से जयपुर में ही है एक, तो एक बार समर वेकेशन में महीने डेढ़ महीने के लिए मैं वहाँ पे आई। तो थोड़ा-सा मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो पाया लिटरेचर से, कि ये राइटर्स भी होते हैं, ऐसे कोई ब्रिटिश एज भी होता है, कुछ ये होता है। तब तक मैंने सिर्फ नेट का नाम सुना था, मुझे सिलेबस समझ नहीं आ रहा था। मेरी दोस्त है वैभव्या, तो उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि बद्री भैया हैं जो राजस्थान में हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो एक बार उनसे बात करो। सर वो मेरा लाइफ चेंजिंग था इस जर्नी के दौरान, क्योंकि सबने मुझे वो बताया जो उनको पता है, किसी ने वो नहीं सुना जो मैं कह रही हूँ। और क्योंकि हम बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमको हमेशा ऐसे लगता है कि ये कम जानते हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बच्चा होने का बड़ा नुकसान उठाया है। जो प्रोडक्टिविटी पूरी जो 20 से 40 साल की उम्र में एक इंसान की रहती है, अगर हमारा पूरा देश वो तैयारी में ही नष्ट कर देगा, तो हम काम क्या करेंगे? कुछ तो हमें समाज को देना है, कुछ तो हमें देश को देना है। देश सरकारी नौकरी की तैयारी से आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले पढ़ के सीखते हैं, मैं शायद एनवायरनमेंट से सीखती हूँ। जैसा मुझे एनवायरनमेंट मिलता है, मैं उसमें ग्रो करती हूँ। बचपन से ही साहित्य के प्रति गहरा आकर्षण रहा। जब अधिकांश बच्चे खेल-कूद में मग्न रहते हैं, उस नाजुक उम्र में अपने रुझान को पहचान लिया। तभी से मन में प्रोफेसर बनने का सपना अंकुरित होने लगा। हालांकि परिवार की इच्छाओं का मान रखते हुए बीएसटीसी किया और ग्रेड 3 शिक्षक पद पर नियुक्त होकर कार्यभार भी संभाला। परंतु आत्मा की तृप्ति अभी अधूरी थी। भीतर कहीं एक कसक थी, यह मंजिल नहीं, यह तो यात्रा का एक पड़ाव भर है। उसी अधूरेपन ने फिर से कड़ी मेहनत की राह पर खड़ा कर दिया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती परीक्षा दी और अंग्रेजी विषय से 73वीं रैंक प्राप्त कर अपने सपनों को साकार किया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है नदबई की मनु चौधरी। आज हम इनसे जानेंगे कि जॉब के साथ कैसे तैयारी की, इस लंबे सफर में कैसे अपना जुनून बनाए रखा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। मनु, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने इंग्लिश की। यस सर। क्या रैंक आई है? 73। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था या कुछ और? सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था। यूपीएससी की तैयारी का नहीं सोचा? नहीं, अभी भी नहीं सोचा है, ना कभी था दिमाग में। एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा था ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा पर्सनैलिटी है वो इस जॉब के साथ जाता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है, मुझे लिटरेचर पसंद है। अगर मैं कभी कर पाई तो मैं आगे राइटिंग में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं उसमें ज़रूर अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो यही लाइन है। आजकल तो ये देखा जाता है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं यूपीएससी करें, बच्चे खुद भी चाहते हैं कि यूपीएससी करें। सर उस मामले में मैं थोड़ी अलग मिजाज की हूँ। तो मैं कभी पढ़ती थी 10th में, हिंदी भी मेरा बड़ा अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। तो एक हिंदी के सर होते थे, उन्होंने एक मेरे को एक टर्म से फेमिलियर करवाया था जी। कि उसको वो कबीर दास के बारे में बात करते थे कि वो बड़े मतलब मनमौजी किस्म के इंसान थे। तो उसमें क्या होता है, जब इंसान ऐसा होता है ना, तो उसको अपना लेजर टाइम चाहिए, उसको अपना फ्रीडम चाहिए। तो मुझे वो फ्रीडम जो है ना, खुद का फ्रीडम, वो बहुत प्यारा है। तो मुझे ये जॉब जो है ना, तो वो मुझे अच्छी इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहने में मदद करती है। उस चीज़ के साथ मेरे को किताबें पढ़ना, पढ़ाना, तो इसका मतलब मैं हमेशा एक बौद्धिक वर्ग के साथ ही रहूँगी, समाज के उससे। और फिर उसके साथ मुझे फ्रीडम मिलेगा कि मैं अपना लिख सकती हूँ, अपना पढ़ सकती हूँ, अपना सोच सकती हूँ, बैठ के अकेले में टाइम बिता सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि यही जॉब है मेरे लिए और दूसरा नहीं है कोई। आपने कहा कि मुझे हिंदी लिटरेचर से भी बहुत प्यार था या है? है सर। आपने सब्जेक्ट तो इंग्लिश चुना? यस सर। हिंदी लिटरेचर, मैं अगर लिटरेचर की बात करूँ कि मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट कैसे आया, जी। तो उसका रीज़न थे, मेरे 10th क्लास में एक सर थे, धर्मवीर सर नाम है उनका। प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, तो हिंदी मीडियम स्कूल था वो, नूतन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल नदबई में। और वो जो सर थे, उनका एक टेक्निक था सर पढ़ाने का, कि वो क्या करते थे कि वो कहते थे बुक लो अपने हाथ में, चैप्टर रीड करो, घर से पढ़ के आओ, यहाँ भी पढ़ो, फिर वो क्वेश्चन देते थे और वो कहते थे कि अब इसको लिखो किताब की हेल्प से। तो वो एक बड़ा नया फॉर्मेट था। अब कोई रटा हुआ चीज़ नहीं है वहाँ पे, अब तुम वहाँ पे लिखना शुरू करोगे।
तो मैं जैसे-जैसे लिखती गई 1 साल में मेरी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हुई और मेरा सर जो इंक्लिनेशन है मेरे को 10th क्लास में ही पता चल गया था कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है। अब होता क्या है कि हिंदी लिटरेचर क्यों नहीं? क्योंकि घर वालों की अपन बातें सुनते हैं बच्चे, तो फिर वहाँ पे हिंदी लिटरेचर को उन्होंने कम समझते हुए मुझे इंग्लिश लिटरेचर ऐसे दिलाया, आपको लिटरेचर पढ़ना है, आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश आगे काम आती है ज़िंदगी में। और मुझे इंग्लिश भी पसंद थी, जैसे मैं लिख अच्छा इंग्लिश में भी रही थी, मुझे पोएम्स वहाँ भी पसंद आ रही थी, यहाँ भी पसंद आ रही थी, तो आई वाज़ ओके विद इट। जी। 10वीं तक हिंदी मीडियम रहा? थ्रू आउट हिंदी मीडियम था सर। अच्छा, कंप्लीट हिंदी मीडियम। कंप्लीट हिंदी। 10वीं में स्कोर क्या था? सर 80.33। नंबर तो अच्छे थे। हाँ। और 12th में? 12th में 84.4। सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश लिटरेचर था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस। और ग्रेजुएशन इसी के साथ कंटिन्यू हाँ, किया? इसी के साथ कंटिन्यू। ग्रेजुएशन कब हुई? ग्रेजुएशन मेरी 2017 में कंप्लीट हुई थी, हम्म। जो एज एन प्राइवेट स्टूडेंट थी, क्योंकि मैंने साथ में बीएसटीसी किया था, तो बीएसटीसी मेरा रेगुलर था, जो कि 2016 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा। हाँ। और पीजी कब हुई? पीजी सर उसके बाद 17 के बाद मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया था रेगुलर कोर्स में। फिर उसके बाद मेरा उसी साल अपनी वैकेंसी आ गई थी 18 वाली, तो बीएड फर्स्ट ईयर में थी मैं, तभी मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। तो एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया, बट क्योंकि रीट लेवल 1 का मैंने दिया था, तो उस पे रिट लग गई थी, तो मेरी बीएड काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी उस टाइम तक। 1 साल लेट हो गया पोस्टिंग, तो फिर उसके बाद मेरे को 47 डेज़ की विदाउट पे लीव लेनी पड़ी अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए बीएड में। अब जब जॉब लग गई थी, तब मैंने पीजी के लिए फॉर्म डाल दिया था नॉन कॉलेज, वरना मेरा प्लान था कि मैं डीयू, जेएनयू ऐसे किसी कॉलेज में जाऊँगी पीजी के लिए, बट मेरे पापा का था कि पहले बीएड भी कर दो, पहले एसटीसी करो, फिर फिर बीएड कर बीएड दो। भी करवा दी। हाँ, हाँ। अब मैं सिर्फ सोचती रही कि चलो पापा का कर देते हैं, अब मैं डीयू, जेएनयू जाऊँगी। मतलब मुझे अच्छे कॉलेज से बहुत प्यार था, अच्छे कॉलेज से, अच्छे एनवायरनमेंट से, क्योंकि मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया कि मुझ पे टीचर का प्रभाव बहुत पड़ा है और एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ा है। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले पढ़ के सीखते हैं, मैं शायद एनवायरनमेंट से सीखती हूँ। जैसा मुझे एनवायरनमेंट मिलता है, मैं उसमें ग्रो करती हूँ। पीजी कब हुई फिर? पीजी फिर मेरी 21 में कंप्लीट हो गई थी, 19 में एडमिशन लेके। और नेट कब हुई? फिर उसके बाद क्योंकि कोविड आ गया था पीजी के जी। बाद, तो सारा साइकिल जो है ऊपर नीचे हो गया था। तो एक में मैं रह गई थी, एक बार में नहीं हुआ था मेरा, फिर दूसरी बार में मेरा हो गया था, फिर उसके बाद 2 बार हो गया आई थिंक 22 में और 23 में मेरा नेट हुआ। अच्छा, दोनों समय। हाँ, जेआरएफ भी दिया? जेआरएफ तो हुआ नहीं था मेरा सर। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला अटेम्प्ट है? यस सर, पहले अटेम्प्ट में पहला। क्लियर। यस। तो बीएड के बाद में आपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड दिया? दिया था पापा के कहने से, हम्म। पर वो सिर्फ उनको दिखाने के लिए, क्योंकि 3 महीने की तैयारी में फर्स्ट ग्रेड कभी नहीं निकलता है। जून में फॉर्म आए थे और जून का मेरा नेट रह गया था, उसके लिए मैं बड़ी रोई थी। तो आपका ये टारगेट तो तय था कि मुझे पढ़ाना है, यस। बाकी पिन पॉइंट टारगेट नहीं था असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मान लूं मैं? एक्चुअली था सर, प्राइमरी टीचर वाला जो जॉब है, क्योंकि हम छोटी थी मैं उस टाइम पे, 19 ईयर्स की रही होंगी आई थिंक, तो जॉब लग गया था। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट मेरे को पता चला कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ स्कूल में अच्छा लगता है। फिर एक कमी थी सर वहाँ, मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक थोड़ी-सी मुझ में भूख थी नॉलेज की और किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की जहाँ मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिले, जहाँ मैं कुछ सीख सकूँ किसी से और किसी को कुछ बता सकूँ जितना मेरे अंदर भरा पड़ा है। तो एक वो कसक मुझे प्राइमरी टीचर में महसूस होती थी, बट थ्रू आउट आई लव्ड दैट जॉब। बहुत प्यार था मुझे बच्चों से, आज भी है। और पर मुझे टीचिंग का वहाँ से पता लग गया और फिर मुझे कमी एक वहाँ से पता चली कि मुझे कॉलेज में जाना। फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, फिर शुरू हो गया। थोड़ा-सा स्कूल के एनवायरनमेंट में सर अब मैं डिमीन नहीं करना चाहती, पर हल्की-सी ये जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन वाली चीज़ है, ये हल्की-सी कम होती है वहाँ पे। इतना वहाँ पे ओपन डिस्कशन, अच्छा एनवायरनमेंट, ये चीज़ें थोड़ी कम हैं। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था, वरना मुझे स्कूल से अगर मुझे वो सब वहाँ मिल जाता तो शायद मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी दे सकती थी। पर मुझे लगा ये सारे ही एक जैसा एनवायरनमेंट है, ये कोई मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं करेगा। तो मुझे कॉलेज जाना चाहिए। यस सर। अच्छा, आपकी वैसे पढ़ाई तो इरेगुलर हुई है, यस सर। पर आप इधर अब रेगुलर हो गई। हाँ सर, मेरे लिए बड़ा अलग एक्सपीरियंस है। मैंने कभी एचओडी,
प्रोफेसर्स को कभी ऐसे फेस टू फेस नहीं देखा है, मतलब मैंने सिर्फ प्रोफेसर का नाम सुना है, होते क्या है मुझे नहीं पता, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी मैं जाती हूँ, इंग्लिश का डिपार्टमेंट, हिंदी का डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट, अब मैं वहाँ जाके बैठती हूँ। अभी मेरे को 1 महीना हुआ, अभी तक मैं मेस्मराइज़्ड हूँ। वहाँ जितनी भी बातें होती हैं, ये नेक का कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है, तो हम लाइक कि वॉव! ऐसा होता है कॉलेज मुझे तो पता ही नहीं था। हुँ। तो मैं मतलब बहुत ही खुश हूँ अभी लाइफ में अपनी जॉब से। और जैसे डिपार्टमेंट में हम बैठते हैं, तो हम लिटरेरी थ्योरी पे बात कर रहे हैं, अब हम इस पे बात कर रहे हैं, इस राइटर की बात हो रही है। पहले जब मैं पढ़ रही थी, तो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। कोई दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं ये बात कर सकती थी। तो समहाउ आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी अलोन इन द प्रोसीजर, कि यार इन द प्रोसेस, कि मुझे पता ही कोई था ही नहीं जिससे मैं बात करूं। अगर कोई था तो वो फोन में था, मतलब यूट्यूब पे था, जी। या कोई कॉल पे था, या कोई व्हाट्सएप पे था। रियल लाइफ फ्रेंड कोई इंग्लिश का नहीं था, ना कोई टीचर था। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कितने समय की आपने? सर 2 साल की है मैंने। रेगुलर? यस सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 साल। उससे पहले का नेट का था, नेट का चल रहा था मेरा। एमए का होते ही कोविड जब से आया था, तब से नेट का हुँ। मेरा शुरू हो गया था। एमए भी शिद्दत से किया आपने या 1 यस वीक सर। पढ़ के गए? नहीं सर, मैंने 1 वीक सीरीज़ कभी, मैंने बीए भी नॉन कॉलेज किया, पर मैंने उसमें भी 1 वीक सीरीज़ नहीं पढ़े थे। मैंने टेक्स्ट पढ़े, मेरे को जितने समझ आए। हुँ। बिना टीचर के मैं जितना समझ सकती थी, और जो-जो टेक्स्ट मुझे मिल जाते थे, मैं उनको पढ़ती थी। इसके लिए कोचिंग ली आपने कोई? एक बार मैंने एक यहाँ पे कोचिंग है, मिरेकल के नाम से, जयपुर में ही है एक। तो एक बार समर वेकेशन में महीने, 1.5 महीने के लिए मैं वहाँ पे आई। तो थोड़ा-सा मेरा सिर्फ़ इंट्रोडक्शन ही हो पाया लिटरेचर से, कि ये राइटर्स भी होते हैं, ऐसे कोई ब्रिटिश एज भी होता है, कुछ ये होता है। तब तक मैंने सिर्फ़ नेट का नाम सुना था, मुझे सिलेबस समझ नहीं आ रहा था। तब थोड़ा-सा मेरे को यहाँ से हल्का-सा पता चला, पर क्योंकि फिर मेरे पास छुट्टियाँ होती नहीं हैं, तो मैं चली गई। कुछ नोट्स थे, उन्होंने दिए थे। पर फिर उसके बाद मुझे रियल जो हेल्प मिली थी, मैंने बायजूस से कोचिंग किया था। नीरजा मैम पढ़ाती हैं वहाँ पे, यूट्यूब पे भी पढ़ाती हैं। ऑनलाइन कोचिंग? यस सर। हुँ। फिर यूट्यूब की हेल्प ली है खूब, और फ्रेंड्स की हेल्प, जो कोचिंग की जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने ग्रुप बना लिया था एक टेलीग्राम पे, तो फिर वहाँ से हेल्प मिली है। फिर उसके बाद इस तैयारी में सर मैं एक नाम मेंशन करना चाहूँगी इसमें, जी। बद्री भैया। हमारे इंग्लिश के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनको जानते हैं। कम से कम 100 स्टूडेंट्स हैं जो उनके डायरेक्शन में प्रिपरेशन जिन्होंने की है। हमारे बैच में भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कुछ रह भी गए हैं। तो समहाउ मेरी दोस्त है वैभव्या, तो उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि बद्री भैया हैं जो राजस्थान में हैं, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो एक बार उनसे बात करो। सर वो मेरा लाइफ चेंजिंग था इस जर्नी के दौरान, कि वो एक पॉइंट था, मुझे आज भी याद है कि मैं कहाँ खड़ी थी जब मेरी उनसे बात हुई थी, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज क्या हुई। बात हुई थी उनके साथ? उनसे मेरी बात, पहले मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे-ऐसे मैं ये करना चाहती हूँ। सर तब मैं चाहती थी करना, पर मैं लॉस्ट थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये होता क्या है, पेपर क्या है? तब तक हमारा सेट का एग्ज़ाम आने वाला था करना राजस्थान में। कैसे है? कैसे करना है, कुछ ही नहीं पता था। कि सिलेबस भी देखो तो डर लगता था। जीके का तो सर एक पैनोरमा आती है उसकी, एक बार मैं उसको ले आई, किसी ने मुझसे कहा, अब मैं पढ़ने तो लगी उसको, मैं उसको खोल के देखूँ और मेरे से पढ़ी नहीं जाए। वो सर मैंने 1 महीने तक पढ़ाई नहीं की डर के मारे। मतलब जीके का खौफ मेरे अंदर इतना था, ये सब्जेक्ट भी छूट गई मेरी। तो वो सब जो था ना, वो सब बद्री भैया ने निकाल दिया। उन्होंने मेरे को एक ग्रुप बना के दिया, जिसमें ज्योति थी, वैभव्या थी, मनश्वेता थी, उषा थी, रश्मि थी, तो ऐसे करके हम 4-5 लड़कियाँ थे। तो किसी की जीके अच्छी थी, किसी का कुछ अच्छा था, किसी का कुछ अच्छा था, और फिर बद्री भैया ने हमको ये भी बताया कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, नोट्स प्रोवाइड करना है एंड एवरीथिंग। नोट्स जैसे कि मनश्वेता यहाँ पे पहले बता चुकी है, हमारे पास सभी थे। तो हमें जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो सर हमने ये भी किया है कि हमने लाइन टू लाइन भी साथ में पढ़ा है। अच्छा। यस सर। हुँ। कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा, जैसे कि जीके के लिए मैं बोलूँ तो मैं पूरा क्रेडिट अपना जो है, रश्मि जो मेरी दोस्त है उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी जीके हमसे थोड़ी अच्छी थी। तो वो जैसे इकोनॉमिक्स हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने हमें लाइन टू लाइन पढ़ाया, जैसे कि हम सबने किताब रख ली है सामने, कॉल चल रहा है, और उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया बच्चों के जैसे। तो फिर ऐसे करके थोड़ा हमारी पार लग गई उसमें। रश्मि का भी सिलेक्शन हो गया? सिर्फ़ उनका नहीं हुआ, बहुत। आपके ग्रुप में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? हम जो ये 4-5 लड़कियाँ थी, इसमें से ज्योति की शादी हो गई थी, उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। पर रश्मि का नहीं हुआ था, वैभव्या का नहीं हुआ था। मेरा, मनश्वेता और उषा का सिलेक्शन हो गया।
इसके अलावा आपने और कैसे तैयारी की, मतलब डीपली नोट्स बनाए, हाँ। आपने शेड्यूल बांटा, कैसे की तैयारी आपने? सर मैंने ये सब भी किया था। एक तो मैंने ना जो स्टडी किया मैंने क्या नेट में एक चीज़ एक्सपीरियंस की सर, क्योंकि नेट में मैंने नोट्स बनाए थे। पर मैंने ये देखा कि मैं अच्छी नहीं हूँ नोट्स बनाने में। तो मैं नोट्स अगर बनाती भी हूँ तो मैं सैटिस्फाई नहीं होती उनसे और ना मैं इतना पढ़ पाती हूँ उनको। तो मैंने नोट्स बनाना फिर छोड़ दिया था। मैंने और भी अपनी 1-2 दोस्त से बात की, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था। तो दे सेड कि नहीं बनाते हैं इस बार। फिर हमने नोट्स नहीं बनाए, फिर हमने नोट्स सिर्फ़ पढ़े, क्योंकि वही बातें थी हमने कल्याणी मैम के नोट्स पढ़े हैं, तो वो सब ठीक था उसमें। तो फिर मैंने यही किया कि जो-जो मुझे मटेरियल मिल रहा है, वो सब मैं पढ़े जा रही थी, पढ़े जा रही थी। और कंस्ट्रक्टेड का काम यही था कि एक तो मेरा मानना ऐसा है कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, उसको तुम लेके चलो। उसको ये मत छोड़ो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो तुम्हें स्कोर दिलाएगा। तो उस पे तो मेहनत करो और जो वीक है उसमें इतना क्योंकि तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, वो वीक तभी है। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी सबकी अलग-अलग होती है। मेरी हमेशा से ये रही है कि वीक को इतना ले चलो कि तुमको गिराए ही नहीं और स्ट्रॉन्ग को इतना ले चलो कि आगे ले जाए। तो मैं हमेशा इसके साथ जाती थी। जैसे कि मैंने जीके में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके अपना सेट नहीं लगा खा पाया, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत ज़्यादा भी करूँगी तो मैं स्कोर नहीं ले जा पाऊँगी। क्योंकि मुझसे बहुत ब्रिलियंट लोग ऑलरेडी बैठे हैं। तो मैंने उसको उतना पढ़ा कि मेरे को वो डुबोए नहीं और फिर मैंने लिटरेचर को उतना पढ़ा कि मेरे को आगे लेके जाए। और लिटरेचर में भी जो अच्छे पार्ट्स थे जैसे थ्योरी क्रिटिसिज्म है तो वो स्कोरिंग पार्ट होता है और ग्रामर है वो स्कोरिंग पार्ट होता है और ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है। इंडियन लिटरेचर हमारा थोड़ा-सा डेंजरस होता है क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पूछते हैं। पूछ लेते हैं और कभी-कभी ईज़ी भी पूछ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास मटेरियल थोड़ा-सा इंडियन में कम है। ब्रिटिश पे हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बाकी चीज़ों पे बहुत सारी बुक्स हैं। पर तो फिर ये सारी चीज़ें होती थी। फिर भी हमने जितना हो सकता था उतना पढ़ने की कोशिश की जगह-जगह से। तो मैंने ये सब रखा उसमें कि पेपर थर्ड में नंबर कितने बन रहे हैं? 22 नंबर तो बढ़ेगा मैं। हाँ, हाँ। बच्चों के 35-35 नंबर भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। इसकी तैयारी कहाँ से की आपने? सेल्फ? सेल्फ। अच्छा, बोर्ड किसका था आपका इंटरव्यू में? मेरा बोर्ड था संगीता मैम का। क्या पूछा उन्होंने? संगीता मैम ने सबसे पहले तो भरतपुर के बारे में पूछा। भरतपुर के जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, जगत सिंह जो हमारे एमएलए हैं नटवई के, उनके फादर हैं नटवर सिंह जी, तो उनके बारे में पूछा। वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हुए हैं, तो उनके बारे में पूछा। उनकी कोई बुक है, उसका मुझे नहीं आइडिया था, तो वो पूछा उन्होंने। फेमस बुक है उनकी। हाँ, फिर वो बात थोड़ी-सी और डाइवर्ट हो गई। फिर बात सर मेरा इंटरव्यू थोड़ा कम अच्छा हुआ था, क्योंकि पेपर के बाद मेरी जुलाई में शादी हो गई थी और शादी के बाद बड़ा मुश्किल रहा मैनेज कर पाना और हमारा शेड्यूल आया था कौन से डेट में? मैं 2 को प्रिपरेशन करनी शुरू की थी और मेरा 9 को इंटरव्यू आ गया था दिसंबर में। तो मुझे ये सँभलने का मौका नहीं मिला कि करना क्या है। तो इसलिए वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस मेरा एकदम ख़त्म हो चुका था इंटरव्यू देने के बाद। बट समहाउ रिटर्न का स्कोर अच्छा था और मैनेज आउट हो गया, क्योंकि इंटरव्यू उतना बुरा होता नहीं है जितना हमको लग रहा होता है कि बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने क्वेश्चंस किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किए थे तो मैं बहुत सिली मिस्टेक्स वहाँ पे करके आई, क्योंकि मैं डर गई थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही भूल गई। ब्लैंक आउट हो गया था। एकदम ब्लैंक आउट हो गई। और फिर उन्होंने मुझे पढ़ाने को दिया तो जैसे बोर्ड साफ करना आप अपन भूल जाते हैं, जबकि मैं खुद टीचर हूँ तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी और मुझसे क्लास में भी नहीं होती है। बट क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, फिर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ मैं थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल हुई थी और शायद मुझे उसका रीज़न लगता है क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया है और मैंने नॉन कॉलेज पढ़ाई की है, तो मैंने ये जैसे खुद को इवैल्यूएट करते हैं हम बाद में, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसका फ़र्क तो पड़ा है और वो मुझे इंटरव्यू में दिखा है। कि मेरा अंडर कॉन्फिडेंट होना और वैसे रिप्लाई नहीं कर पाना, क्योंकि मैं उनको देख के ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, हम्म, पहले से पहले। और फिर दूसरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल किया, वो मुझे लेके गए। फिर मैंने फ्लुएंटली थोड़ा आंसर करना शुरू किया, रोमांटिसिज्म के बारे में उन्होंने पूछा, फिर सोसाइटी से इंटरलिंक करके उन्होंने चीज़ें पूछी। तो फिर फैक्ट्स के अलावा कांसेप्ट्स पे बातें जाने लगी, तो मैं वहाँ आने लगी। क्योंकि मुझे वहाँ दिमाग पे ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा था कि यार क्या है ये, क्या याद नहीं आ रहा, वो नहीं। फिर मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। कितनी देर चला इंटरव्यू? इंटरव्यू 15 मिनट। सॉरी बोला आपने? सॉरी बोला है। कितने सवालों में?
ऐसा 2-3 सवालों में बोला सॉरी मैंने। हम्म, और इनफैक्ट मैं इतनी नर्वस थी, मैंने एक बार उनको लास्ट में भी सॉरी बोला, मैं कि आई एम रियली सॉरी मैम, मैं थोड़ी सी नर्वस थी। तो जब आप उठ रहे थे। हाँ, जब मैं जा रही थी, जब उन्होंने हम्म, बोला कि आप जा सकते हैं, तो संगीता मैम थे, वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रखती हैं संगीता मैम सर हम्म, वहाँ पे, उनसे डर नहीं लगता है। और पहले भी उन्होंने जैसे साड़ी पहनी हुई थी हमने, तो पूरा वो होता है साड़ी को मैनेज करने का और सारा सिस्टम, तो उन्होंने पहले भी मुझे ऐसा कुछ आधा मिनट का सा टाइम दिया था कि आप बैठ जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, तो वो तो बहुत ही सही थी। और तो फिर उनका, जैसे मैं उनकी तरफ देख रही थी तो वो पहले इम्प्रेस हुई सर मेरा, मैंने उनको बताया, जब उन्होंने, उनके पास एक स्लिप आती है उस पे हमारे 10th 12th और ये BA नेट और ये सब सेट का लिखा होता है, तो गेट था मेरे पास और गेट का मेरा स्कोर अच्छा है काफ़ी, तो वो गेट से इम्प्रेस हुई थी मैम, तो उन्होंने मुझसे गेट के बारे में पूछा था, तो वो तीनों ही लोग उससे इम्प्रेस हुए थे। और क्योंकि IITs के लिए होता है गेट का जी। एग्ज़ाम, तो फिर वो वैसे शुरू हुआ था और फिर मैं बीच में ऐसे फ्लक्चुएट कर गई थी और एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, तो वो मुझे लास्ट में निराश लगी थी थोड़ी मुझसे, तो मुझे लगा कि सॉरी मैम। फिर सर मुझे उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन ये भी आया कि बेटा यू शुड बी सॉरी टू योरसेल्फ ओनली, हमसे तो क्या ही बोल रहा। हाँ। बट ओवरऑल ठाकुर जी ने मदद की, बचा लिया। अच्छा, बोर्ड वर्क में आपको बोला कि टॉपिक आप चूज कर लो या उन्होंने टॉपिक दिया बोर्ड वर्क के लिए? उन्होंने मेरे को ही बोला कि आप चूज कर लीजिए, जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाइए। आपने कौन सा टॉपिक तैयार कर रखा था? सर मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम कर रखी थी। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई ज्यादा बोर्ड वर्क कराने वो में? उन्होंने ज़्यादा देर सुना नहीं ना, वो अच्छा। अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि सर इसमें भी मेरी कमी थी हल्की-सी। अब ये थोड़ा क्या होता है, अपनी कमियाँ हम ज़्यादा करके देखते हैं हल्की-सी, तो वो जो मुझे महसूस हुई, मैं पढ़ा तो अच्छा लेती हूँ, पोएट्री भी मुझे अच्छे से याद थी, मैंने वहाँ पे बोला भी अच्छे से, पर क्योंकि मैं प्राइमरी में पढ़ा रही हूँ, तो मेरा, मुझे मॉक में भी बोला था ये कि तुम्हारे प्राइमरी का टच आ रहा है, फिर मैंने थोड़ा उस पे वर्क किया, बट मेरा इंटरव्यू 11 को था, 9th को हमारा शेड्यूल था, फर्स्ट फेज अनाउंस हुआ था जी। और 8th को मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था। उसमें उन्होंने ये पोएट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो उन्होंने बताया था कि प्राइमरी का टच आ रहा है, कि पता चल रहा है कि तुम बच्चों को पढ़ाते हो, छोटे बच्चों छोटे बच्चों को। को। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं उस पे काम करूँ, बट क्योंकि टाइम बहुत कम पर था। समय कम था। हाँ, और फिर हम ट्रैवलिंग में भी टाइम चला जाता है, वहाँ जाना, करना। तो फिर तो मुझे लगता है कि 11 को भी वो चीज़ हुई कि वो आया हल्का-सा लहज़ा और शायद उन्होंने नोटिस किया। ठीक है। मॉक एक ही दिया आपने या और भी दिया था? मॉक मैंने 2 दिए थे। कहाँ, वहीं राजस्थान, भरतपुर? नहीं, यहाँ आके जयपुर आके। जयपुर में दिया हुँ, आपने। राजस्थान। उसका फायदा मिला आपको? हाँ सर, मॉक का फ़ायदा मिला। राजस्थानी में क्या कह रहे थे आप? राजस्थान यूनिवर्सिटी का दिया था एक। अच्छा। हाँ, हम्म। और एक हिंदी वाग्धारा करके कोचिंग है, उसका दिया था। मॉक से क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है या कुछ और भी? सर दोनों ही चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उसके अलावा एक चीज़ होती है कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाती हैं। जैसे कि ड्रेसिंग की अगर कोई तुम्हारी गलती हो रही है तो वो मॉक में करेक्ट हो जाती है। तुम वहाँ जाके वो गलती नहीं करोगे। जैसे आरयू में मैं सूट पहन के गई थी, कुर्ता और पैंट, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप साड़ी पहनिए। तो फिर मैंने उसको ठीक किया, मैंने साड़ी पहना। तो अपीयरेंस पे ये काम हो गया। और थोड़ा-सा ये अपीयरेंस का हुआ था मेरा मेजर हेल्प तो, क्योंकि उसके बाद तो मेरे को प्रिपरेशन का इतना कोई टाइम नहीं मिला। और फिर थोड़ा उन्होंने यही बोला कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम कुछ करो, तो तुम जो हो उसी के साथ जाओ, जितना है उसी के साथ जाओ, ज़्यादा नहीं सोचो। एक नया बच्चा है, वो चाहता है कि मैं इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं और वही पढ़ूं जो मनु चौधरी ने पढ़ा है। अच्छा। तो सारी चीजें बता दो कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने टीचर्स को फ़ॉलो किया है। यूट्यूब से क्वेश्चंस की क्लासेस हैं पीवाईक्यूज़ की, वो ली हैं। उसके अलावा मैंने नोट्स को पढ़ा है, जिसमें कल्याणी मैम के नोट्स बहुत अच्छे हैं सर। कल्याणी वेल्थ में? हाँ, बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाती भी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा उनका एक टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ वो क्विज़ डालती हैं, वो क्विज़ भी बहुत अच्छा है। तो वो तो सबको करना ही चाहिए। और अगर मैं तो ये मानती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन में अगर हम किसी एक टीचर को, और मैंने जैसे 2 किए हैं, नीरजा मैम एंड कल्याणी मैम, तो हम किसी एक को भी फ़ॉलो कर लेते हैं अच्छे से, तो वो भी मोर देन इनफ है। और उसके अलावा कुछ जो हैं, कुछ किताबें हैं जो हमको पढ़नी ही चाहिए। जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर की कुछ 3-4 किताबें हैं, उनको हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो कौन जाते कौन सी हैं। किताबें हैं? रूटलीज है हमारे पास, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आता है, ब्रिटिश लिटरेचर का। और हडसन है,
और विलियम जे लॉन्ग है, तो मैंने ये 3 देखी थी और ज़्यादा मैंने प्रेफ़र किया था विलियम जे लॉन्ग को और रूटलेस को। जी। और इसके अलावा डेविड डाइचीज़ भी अच्छी होती है, पर उसको लेंथी है थोड़ी वो। और फिर अपन थियरी में बात करें तो पीके नायर की जो बुक है वो अच्छी है थियरी में। और भी कुछ बुक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि एक थ्योरी हमको समझ में नहीं आ रही है तो हम दूसरी बुक से उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। और फिर हमने नोट्स अगेन मैंने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो मैंने जीत सर के भी नोट्स पढ़े हैं। जीत सर से मैंने थियरी एंड क्रिटिसिज्म का कोर्स लिया था उनका। तो थियरी क्रिटिसिज्म के लिए पीके नायर के अलावा मैंने जीत सर को फ़ॉलो किया। जी। और तेतरवाल सर की जो क्वेश्चन बुकलेट्स आती हैं, वो हमने किए हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन दे रखा है क्वेश्चंस का, थियरी क्रिटिसिज्म में, इंडियन लिटरेचर में, दोनों तीनों चीज़ों में। तो वो एक बहुत अच्छा सटीकता ला देता है तैयारी में। इसके अलावा इंडियन लिटरेचर के लिए हमको करना होता है, हमने मानव भारद्वाज किया था, उसमें सारे राइटर्स अच्छे से। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे है कि हम ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं, वेबसाइट्स का यूज़ कैसे करते हैं, स्पार्क नोट्स हुआ, लिट चार्ट्स हुआ, ग्रेड सेवर पे क्वेश्चंस हुए, तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विकिपीडिया का पेज तो हमेशा ही देखना, कोई भी राइटर पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं, तो एक बार विकिपीडिया तो ज़रूर देखना। इवन विकिपीडिया में तो नेट में और हमारे भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो पहली 2 लाइन होती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो तो कभी मिस आउट ही नहीं करना है विकिपीडिया। जी। न्यूज़पेपर पढ़ती थी आप? से न्यूज़पेपर मैंने तैयारी के दौरान नहीं पढ़ा है। तो पेपर थर्ड के लिए इसकी आवश्यकता नहीं रहती? पेपर थर्ड के लिए रहती है, और फिर इंटरव्यू में तुम जाते हो तो तुम्हारा थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए बड़ी ज़रूरत रहती है, पर वो मेरी गलती रही सर। नए बच्चों को पढ़ना चाहिए। सबको हमेशा ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा था सर, क्योंकि मैं जाती थी स्कूल, तो मेरे पास बड़े लिमिटेड आवर्स होते थे। तो और मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने में लगता है घंटा, डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। तो उस हिसाब से अगर मुझे सुबह का टाइम मिलता था तो मैं सब्जेक्ट पढ़ के चली जाती थी, फिर आके रेस्ट करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी, वही सब्जेक्ट और सिलेबस। दोनों चीज़ें आपने मैनेज कैसे की? समय का डिवीज़न कैसे किया? समय का डिवीज़न सर, मैंने एक अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए एक चीज़ डिसाइड की हुई थी कि मैं कभी स्कूल में किताब लेके नहीं बैठूँगी। अच्छा, कभी नहीं बैठे? नहीं सर। हुँ। क्योंकि स्कूल में टाइम मेरा सर, जो स्कूल है वो महात्मा गांधी स्कूल है और उसके अलावा वो नोडल का स्कूल है, तो हमारे पास बड़ा वर्कलोड होता है और बड़ा स्टाफ है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो बहुत कुछ रहता है स्कूल में, और क्योंकि मैं प्राइमरी टीचर हूँ तो मेरे पीरियड्स भी सारे ही फुल होते हैं। और फिर वो एसोसिएट भी नहीं कर रहा होता, जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रेड में हैं तो हमारा सब्जेक्ट एसोसिएट करता है, थोड़ा हेल्प कर देता है, मेरा नहीं था। मैंने शुरू में कोशिश करती थी मैं कि घंटे 2 घंटे लंच का टाइम मिला या कोई और टाइम मिला तो वहाँ पे पढ़ने बैठ जाऊँ। बट उससे मैं क्या है, प्रेशर में जा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ना 15 मिनट शुरू करती हूँ, कोई ना कोई काम आ गया। तो इसलिए मैंने फिर खुद को बिलीव दिलाया कि यहाँ तुम सिर्फ काम करने आए हो, दैट्स इट। और फिर वो 10-15 मिनट जो मिलते हैं उसमें थोड़ा एन्जॉय करो, बच्चों से बातें करो, स्टाफ से बातें करो, ताकि ठीक रहे। तो मैंने घर पे ही पढ़ाई की जो की, उसके बाद एक नींद का मेरा बड़ा वैसा रहता है कि मैं नींद मुझे पूरी चाहिए। जैसे कि दोपहर में अगर मैं 7 से 1 के स्कूल है, तो मैं पहले आके एक बार खाना खा के सोती थी, फिर 3 बजे उठ के मैं 3 बजे से बैठती थी और 3 से फिर मैं आराम से डिनर भी मैं बुक्स रख के यूट्यूब पे वीडियो लगा के कर लेती थी। और फिर मैं 10 से लेट नहीं जाग पाती थी सर। तो 10 बजे सो के फिर 6 बजे अगर मैं उठ रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने वहाँ टाइम ऐसे किया हुआ था। घर में मैंने कुछ हेल्प किसी को किया ही नहीं है कभी, और घरवालों का इसमें सपोर्ट रहा है कि किसी ने मेरे को पानी लाने के लिए भी नहीं कहा, और मेरी दादी सर मुझे चाय बना के देती थी ऑलवेज़, क्या बात है! सुबह और शाम। वो हुँ। चाय मेरे लिए बड़ी अमृत के जैसे होती थी उस टाइम पे, क्योंकि नीड होती थी, वो 4 बजे तुमको चाय चाहिए और वो ला देती थी। सुबह तुमको चाय चाहिए और वो दे देती थी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। खाने के बिना मेरा चल जाता था। नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाया, कुछ नहीं पता चलता मुझे। पर फिर 6 बजे उठ के भी मैं 7 बजे तक पढ़ लेती थी सर। और मैं 20 मिनट में रेडी टू गो होके, और मेरा स्कूल बस 1 डेढ़ किलोमीटर है, तो मैं ऐसे 20 पे फ्री होके और 10 मिनट में स्कूल जाके 7:30 बजे अपने स्कूल में पहुँच जाती थी। तो एवरेज आपका 7 से 8 घंटे हाँ, पढ़ने का होता था। हाँ। इससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़े। नहीं सर, तो बच्चे कई कहते हैं आपको 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटा पढ़ने। नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो भी चलेगा, पर 4 घंटे में आप कितने प्रेज़ेंट थे। कंसिस्टेंसी रही आपकी या गैप हुआ बीच में? गैप हुआ। गैप कब हुआ? गैप ऐसे होता है जब भी स्कूल में वर्कलोड ज़्यादा होता है,
तो थोड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि मेरे पास पोशाक का चार्ज था। तो महीने में ये लगाओ कि 2-3 दिन या 4-5 दिन मेरे ऐसे चले जाते थे कि जिनका मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद सर तैयारी जो होती है ना सर, बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, और फिर उसमें तुम बहुत सारे फेजेस से गुजरते हो। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, तो सर मुझे अकेलापन बहुत रहा है अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि एक बार जब तुम बन जाते हो तब तो सब तुमको सपोर्ट करते हैं, जब तक तुम कुछ होते नहीं हो तो तुमको ऐसे बोलने वाला कि तू कर सकती है, ये बड़े कम होते हैं। तो और सर मेरी क्योंकि 19 में जॉब लग गई थी, तो एक जो इंडियन सोसाइटीज में रहता है, शादी 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 शादी, तो वो एक बड़ा प्रेशर था, बड़ी सारी चीज़ें थी उसमें। पापा ने सपोर्ट करना शुरू किया, पर मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा। मतलब जब मेरे रिजल्ट्स आने लगे, जैसे कि मैंने बीच में केवीएस दिया था, मैंने एनवीएस दिया था, जस्ट फॉर फन, मुझे वो एग्जाम्स अच्छे लगते हैं, मैं ऐसी तैयारी थी बस। तो फिर वो जब रिजल्ट आए तो उनको थोड़ा, तुम बैठे कितनी देर हो चेयर पे, इससे मेरे पापा को फर्क नहीं पड़ता है, तुमने किया क्या है, लाके क्या दिया है, उससे रिजल्ट क्या है। हाँ, तो वो जब आने लगे, जैसे गेट क्लियर हुआ, गेट ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि गेट से पापा कन्विंस हो गए कि यार लड़की कुछ कर रही है। फिर थोड़ा नेट हुआ, उससे कन्विंस हुए कि यार ये तो ठीक कर रही है। तो ऐसे ऐसे करके वो जो शादी वाला प्रेशर है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। और फिर भी सर क्या होता है, सोसाइटी का भी एक थोड़ा अलग वो होता है प्रेशर, कि जैसे मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैं 5 साल से हूँ एक ही स्कूल में, तो वहाँ पे भी लोग वैसी नज़रों से देखते हैं कि यार कब कर रहे हैं ऐसा, कॉलोनी वॉलोनी। जैसे मैंने गाँव जाना छोड़ दिया था, मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया था, ताकि मुझे वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। और तो ऐसे टाइम पे सर कभी-कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बड़ी निराश हो जाती थी, और निराश हो जाती थी तो मेरा छूट जाता था पढ़ना लिखना। पर मैंने उसमें कभी खुद को फ़ोर्स नहीं किया। अगर मैं दुखी हूँ तो मैंने खुद को दुखी रहने दिया। अब इसमें भी एक चीज़ है, इसमें मुझे लिटरेचर ने हेल्प किया। अब लिटरेचर में मैं दोनों की कहूँगी, संस्कृत मैं जानती नहीं हूँ, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जैसे मैंने किसी राइटर को पढ़ लिया, तो मुझे वहाँ से वो जो चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, मुझे वहाँ से मिल जाता था। मैं अपने दोस्तों को बताती थी कभी-कभी बातों में कि मुझे मरे हुए लोग ज़िंदा कर रहे हैं, वैसा। और जिंदा हुआ लोग मुझे मार रहे हैं। उधर लेके जा रहे हैं। हाँ, और मैं पोइट्स को सुनती हूँ, जैसे कि स्वयं श्रीवास्तव हैं, मैं उनको बड़ा सुनती हूँ। मैं जब भी लो फ़ील करती थी तो मैं उनको सुनती थी कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या बात है। फेवरेट कविता है कोई आपकी? ऐसा एक फ़ेवरेट नहीं है सर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत वाइड है इस मामले में। मैं सभी को सुनती हूँ, जैसे मैं तहज़ीब हाफ़ी को सुनती हूँ, मैं जॉन एलिया को सुनती हूँ, मैं स्वयं श्रीवास्तव को सुनती हूँ, मैं मनु वैशाली को सुनती हूँ, मैं कुमार विश्वास के इंटरव्यूज़ को भी बहुत अच्छे से सुनती हूँ। और इसके अलावा जैसे मैं खाना खाती थी, उस टाइम पे अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं ऐसे करती थी, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम पे जो आते हैं ललन टॉप में, तो वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। जब मैंने किसी की 3-3 घंटे की, विकास दिव्य कीर्ति सर की, तो वो चीज़ें मेरे साथ रह गईं। तो मैं ये बोलूँ कि मुझे बाहर से सपोर्ट नहीं मिला, मुझे अपने एक बंद कमरे में अपने लैपटॉप, अपनी किताबों से और अपनी डायरी से पूरा सपोर्ट मिला। तो आप सोशल मीडिया पर फुल एक्टिव थी। हाँ, ऑलवेज़। तो इससे आपको यूँ हुआ नहीं कि ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है? कभी-कभी होता था, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, बट कभी-कभी ये पॉजिटिव ज़्यादा करती थी आप। पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि वो रील्स मेरे पे वही आ रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वही आ गया ना कि स्वयं श्रीवास्तव का बहुत रील वाले कभी उनको कहा जाने लगा, वो एकदम से फेमस हो गए थे कि पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है चेहरे पे खून पसीने की चमक है। तो ऐसे-ऐसे करके मेरे को बड़ी किक मिल जाती थी कि मैं चल सब ठीक है। तो और उसके अलावा कभी-कभी ऐसा लगता भी था तो मैं हटा देती थी, ऐप हटा देती थी। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब अगर तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो तो कुछ डिस्ट्रैक्ट तुमको करता नहीं है। आपका डेडिकेशन किस लेवल का है, उस हाँ, पर निर्भर करती है और चीज़। मैं कह रही हूँ इसमें काम आती है सर ईमानदारी। आप खुद के प्रति। हाँ, किसी और को नहीं पता है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। जब आप वहाँ पे बैठे हुए हो, जो किताब आपके हाथ में है, जो पन्ना आपके हाथ में है, वहाँ आप कितने ईमानदार हो, बस वो मैटर करता है। उसके बाद आप कुछ भी करो। यहाँ से अब जब मैं इस चेयर से खड़ी हो गई, खड़ी होने के बाद तो मैं कुछ भी करूँ, डज़न्ट मैटर। यहाँ ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। जी। इसके बाद इंस्टाग्राम पे मैं लिखती भी हूँ।
तो फिर मेरा ऐसा स्टोरीज में लिख दिया, कुछ कर दिया, तो वो मेरे लिए एक वेंट का मीडियम हमेशा रहा है। तो वो मेरा एक वे ऑफ लिविंग है कि मैं कुछ भी फील करती हूँ तो आई पुट इट देयर। ब्लॉग लिखना पसंद है मुझे। आपने ग्रेड थर्ड की 5 साल जॉब की, यस। आपको बीच में रिग्रेट हुआ कि कहाँ मैं आ गई, मुझे तो वही करना था, मैं गलत जगह आ गई, ऑलवेज। मेरा समय खराब हो रहा है? यस, हमेशा ही हुआ। तो कभी जब मन नहीं हुआ कि रिजाइन देते हैं, चलो छोड़ते हैं इसको? खूब हुआ। पर घर वालों ने देने नहीं दिया? कह भी नहीं सकते तुम ये बात। और फिर थोड़ा क्या है सर कि एक चीज होती है, लड़का हो या लड़की हो, आपका टाइम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप अब जैसे अभी मैं 25-26 साल की हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने टाइम तक जॉबलेस रहूं, तो वो चीज़ वहाँ है। अगर आप रिग्रेट का पूछें, मैंने कभी उस जॉब की खुशी मनाई ही नहीं। उसकी खुशी हुई तो दूसरे लोगों को हुई, मुझे कभी उसकी खुशी हुई ही नहीं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यदि उधर नहीं जाती तो 2021 में मेरा सिलेक्शन हो जाता? मुझे ऐसा लगता है, सिलेक्शन का तो नहीं, मैं अगर उधर नहीं जाती तो मेरे जो ड्रीम्स हैं मैं उनको और अच्छे से कंप्लीट कर पाती। जैसे मेरा एक ड्रीम रहा है अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत में बैठना। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ होता, मैं उस टाइम पे जब पापा ने बीएसटीसी के लिए बोला, तो मैं महारानी में जाके पढ़ना चाहती थी। 90 के बच्चे के लिए महारानी बहुत बड़ा कॉलेज है जी। जिसने राजस्थान यूनिवर्सिटी सुनी है, जिसने महारानी और महाराजा कॉलेज सुने, उसके लिए वो बड़ा ही अचीवमेंट। ड्रीम है वो। यस। हम्म। और फिर मेरे को ये पता था कि वहां से भी मुझे कहाँ जाना है। सर, एक बच्चा होता है जिसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है। मैं हमेशा से 5th और 6th स्टैंडर्ड से भी मैं ये क्लियर रही हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे 10th क्लास में मुझे पता था कि मुझे लिटरेचर पसंद है। मुझे सब्जेक्ट ग्रुप अपना, हमको 10th में लैपटॉप मिले थे उस टाइम पे, तो हमको लैपटॉप मिले थे। लैपटॉप में हमारी बुक्स आई थी सर, पूरी 11th 12th की। तो मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ से चूज किए थे अपने, उनको पढ़ के। मैं सब्जेक्ट का ग्रुप रखना चाहती थी कॉलेज में, साइकोलॉजी का और अपना इंग्लिश का और फिलोसफी का। जी। अब वो चीज़ें हमको वहाँ नहीं मिली। अब मैं ये महारानी में आके मेरा वो था कि मैं ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी, जो कि मैंने वहाँ, वो सिर्फ मैंने कैसे पढ़ा कि मैंने वो उनमें वो बुक्स देख ली, जिनको मैं समझ नहीं पाती थी बिना टीचर के, पर मुझे लगा कि ये मैं करना चाहती हूँ। और मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आज तक है, मेरा फिलोसफी में इंटरेस्ट आज तक है। तो आज जब मैं देखती हूँ पलट के, तो मुझे लगता है ये किसी बच्चे को 9th और 10th में ये पता होना कि उसका इंटरेस्ट क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमको पता नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। फिर मुझे सारी दुनिया जो है सर हमेशा बैरियर लगी अपने रास्ते में, क्योंकि सबने मुझे वो बताया जो उनको पता है, किसी ने वो नहीं सुना जो मैं कह रही हूँ। और क्योंकि हम बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमको हमेशा ऐसे लगता है कि ये कम जानते हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बच्चा होने का बड़ा नुकसान उठाया है। अगर शायद मैं हमेशा से ही बड़ी, मैं मतलब ऐसे ख्याल आते हैं, जी। हमेशा से ही बड़ी रही होती तो मुझे तो इतने मुझे ये नुकसान नुकसान नहीं उठाने नहीं पड़ते। उठाने पड़ते। आज मैं शायद, मैं सिर्फ यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात क्यों करूँ, अगर मैं उस रास्ते पे चली होती या मुझे चलने दिया गया होता जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं आज बहुत अच्छे कॉलेज में होती और भी अच्छी जगह होती। अब भी मौका है आपके पास? यस सर, अभी मेरे पास बहुत रास्ते खुल चुके हैं। अब फाइनली मैं थोड़ा ये गोल आपका फाइनल नहीं है? नहीं सर। अब करना क्या है आपको? अब मुझे सर रिसर्च में अच्छा काम करना है, मुझे राइटिंग में अच्छा काम करना है, और मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर अपना लेना है। अभी मैं रास्ते पे हूँ, मुझे मंजिलें ढूंढनी बाकी हैं। इट्स लाइक कि आप भटकते रहते हैं, आपको अपना घर नहीं पता। तो मैं भटक रही थी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी रुकने की। अभी मेरे को वो बस जगह मिली है कि ये है, यहाँ रहती हूँ मैं, ये मेरा पता है। अच्छा, आपके लिए प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, हाँ। क्योंकि आपने बीएसटीसी की, बीएड की, हम्म, फिर एमए किया, नेट किया, हम्म, जेआरएफ दिया। बट एक बच्चा है, वो चाहता है कि मुझे प्लान बी और सी रखना ही नहीं है। हाँ। तो आपका इसमें क्या मत है? बेस्ट, मेरा प्लान बी और सी दिखाने के लिए था, मेरा कोई प्लान बी और सी नहीं था। वो सिर्फ मेरी फैमिली को सेटिस्फाइड, मेरे फादर को सेटिस्फाइड रखने के लिए था कि देखो हो गया बीएड, देखो मैं दे सकती हूँ फर्स्ट ग्रेड। मैंने कभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की, मैंने कभी सेकंड ग्रेड का सोचा नहीं। तो वो तो ऐसे ही है, होता तो तुम्हारा प्लान ए ही तुम्हारा सब कुछ होता है, और उस पर ही काम करना उस पर चाहिए। ही काम करना चाहिए बस।
वही ना कि मैं बताऊँगी कि ईमानदार रहो। एक तो तुमने ना सर क्या हो रहा है आज के टाइम में, मैं बच्चों को देखती हूँ, मैंने स्कूल में भी देखा है, कॉलेज में भी देख रही हूँ और अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में भी देखती हूँ। हम ना जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है ना, उन्हीं से अपने दिमाग में कुछ बिठा लेते हैं कि हमें ये करना है। मतलब मैं ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ आज के टाइम पे यूपीएससी में इतने बच्चे बैठ रहे हैं। सारे बच्चे वो नहीं हैं जिनको सही में यूपीएससी करना है और जिनके लिए सही में यूपीएससी सही है। आधे से बच्चे भटके हुए हैं। चलो मैं आधा ज़्यादा कह रही हूँ, पर ब आधे यूपीएससी में नहीं, पर बाकी सारे एग्ज़ाम्स में जो सरकारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे भटके हुए हैं। तो अगर तुम प्लान ए के साथ जा रहे हो ना, तो आस्क योरसेल्फ कि सही में ये तुम्हारा प्लान ए है या दुनिया दिखाने के लिए तुमने प्लान ए बनाया हुआ है। प्लान ए वो होना चाहिए जो तुमको अंदर से आ रहा है, उसके अलावा तुम कुछ और सोच नहीं पा रहे। वो है तुम्हारा प्लान ए। तो वंस यू गेट देयर, तो याद भी नहीं रहते कौन सा प्लान बी, कौन सा प्लान सी, कुछ मतलब। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं हम्म, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का काम किया है कुछ दिन, फिर उन्होंने खेती भी सँभाली है, फिर उन्होंने बच्चों को ज़्यादा सँभाला है, क्योंकि मेरी माँ थोड़ी बीमार रहती हैं, तो हम पापा के पाले हुए बच्चे हैं सर। आपके परिवार में और कोई है गवर्नमेंट जॉब में? मेरे दादाजी थे आर्मी में। ब्रदर? ब्रदर मेरा एक है छोटा, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम्म, पिताजी कॉन्ट्रैक्टर, हाँ। भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हुँ। तो पिताजी ने कहा नहीं कि आ जाओ यार ठेकेदारी में? नहीं, 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 उनका तो ऐसा है सारे गवर्नमेंट जॉब में जाओ, इधर कुछ नहीं है। उनका एक्सपीरियंस वैसा रहा है कि यहाँ नहीं है कुछ, वहाँ है। वहाँ तसल्ली की ज़िंदगी है, अच्छी ज़िंदगी है गवर्नमेंट जॉब्स में। असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी की यदि हम बात करें, तो इसमें किन किन लोगों का विशेष योगदान रहा है? पापा का योगदान रहा है क्योंकि उन्होंने उस सोसाइटी का प्रेशर मेरे साथ झेला है और फिर उसके बाद कहीं न कहीं मेरे पापा का सपना बन गया था ये, मेरे साथ-साथ। और जब उन्होंने मुझे बीएसटीसी करवाई थी, उन्होंने मेरे को रास्ता दिया था टीचिंग एग्ज़ाम्स का, तो रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया। अब चाहे वो ज़बरदस्ती दिखाया या कैसे भी दिखाया, पर टीचिंग का जो इंटरेस्ट है वो उनके थ्रू पता चला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फैमिली का ऑफ कोर्स रहा है, क्योंकि मैंने किसी भी रिश्ते को टाइम नहीं दिया 2 साल तो। मेरी बुआ जी हैं, बुआ जी के बच्चे हैं, पर टाइम नहीं दे पाना और फिर भी उनसे वो उतना प्यार मिल पाना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आई हैव अ वेरी गुड फैमिली सर, मतलब बच्चे बड़े अच्छे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। मेरी दादी का एज़ आई सेड कि वो मुझे 2 कप चाय दोनों टाइम बना के देती थी। और इसके अलावा मेरे दोस्तों का, कुछ दोस्त मेरे आज तक साथ हैं और कुछ दोस्त जो हैं जो बिछड़ जाते हैं। कुछ लोग नहीं हैं अब ज़िंदगी में, पर उनका ये था बस, मेरे दोस्तों को ट्रस्ट था मुझ पे। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको पता होता है और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो बूस्ट करते हैं कि यार तू बहुत अमेज़िंग है यार, तू सब कर लेगी। तो वो जो चीज़ थी ना वो बहुत अच्छी थी और इसके अलावा स्कूल स्टाफ की बात करें, तो उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। कोऑपरेटिव था? स्टाफ मैंने कभी देखो जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं की है और ना कभी कुछ मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर 2 महीने की विदाउट पे लीव ली थी। तो उसमें मैं नाम भी लेना चाहूँगी, एक मैम है रेखा मैम, जी। बवीना मैम, हम 3rd ग्रेड में ही हैं तीनों। तो जो पोशार का काम था, वो लोग सँभाल लेते थे। रेखा मैम का मैं बोलूँगी उन्होंने मेरे को ऐसे स्कूल में बच्चे के जैसे हाथ पकड़ के चलाया है। तो वो मतलब ऐसे उनके 2 बच्चे हैं जो भी एक ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, एक आईआईटी रुड़की में गया है। तो उनका ऐसा था कि मेरे 3 बच्चे कॉलेज में जाएँगे और हम तीनों एक ही साल में गए हैं कॉलेज में। तो वैसा तो उनका एक बड़ा अच्छा एक प्रीतम सर हैं जो पोशार में मेरी मदद, क्योंकि पोशार का सर बड़ा अ, काफ़ी ज़्यादा काम होता है और वो भी जब तुम पहली बार सँभाल रहे हो तो तुम्हारी बहुत एनर्जी जाती है वहाँ पे। मुझे घर भी काम लेके आना पड़ता था। तो उसमें थोड़ा भी सपोर्ट अगर मिल जाता है तो वो एक बड़ा सपोर्ट है। जी। और इसके बाद वही अगेन बूस्ट अप करने का काम, कि लोगों का थोड़ा ट्रस्ट होना मुझ पे। वहीं पे अगर तुमको नेगेटिविटी मिलती है तो तुम ड्रेन हो जाते हो। वहीं पॉजिटिविटी मुझे स्टाफ से मिली है। अच्छा, रेस्पेक्ट में चेंज आया ग्रेड 3 के बाद में, जैसे ही आप इधर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो फर्क आया रेस्पेक्ट में? प्यार में आया। रिस्पेक्ट में मैं शायद नहीं कहना चाहूँगी, थोड़ा तो होता है, एक उस नज़र से आपको लोग देखते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है मुझसे सबको एक्सपेक्टेड था। तो दे आर लाइक वेरी हैप्पी कि तूने जो बोला कर दिया। तो मेरे अराउंड जो लोग हैं, वो खुश ज़्यादा हैं, वो मुझसे प्यार ज़्यादा कर रहे हैं, लाड ज़्यादा दिखा रहे हैं
कि यही तो कहती थी तू इतने सालों से, तूने कर दिया। ईर्ष्या भी हुई लोगों को? सर हुई होगी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आपके सामने नहीं आई होगी, हाँ आती है बट मैं सब उधर ध्यान नहीं देती। इग्नोर कर देती हो। मतलब वो मैटर नहीं करता, वो उनका मैटर है। जो जल रहे हैं, कोई ईर्ष्या कर रहा है तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, हमारा मैटर वो नहीं है। आप एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? यस सर, एज पेरेंट्स मैं जो भी लोग जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब पहली बात तो अपने अपने मुकाम पे पहुंच जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। पर इसमें सर भीड़ बहुत हो गई है सरकारी नौकरियों में, अगर स्पेशली हम बात करें तो। और सबको थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। एक ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है सही सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने के लिए। नौकरी लग के भी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं होती है। सक्सेसफुल लाइफ वो होती है जहाँ पे तुम खुश हो, अपने आप से सेटिस्फाइड हो। उसके लिए स्वयं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्कूल में, कॉलेज में, आसपास के बच्चों में एक कमी देखी है और बहुत प्रिवलेंट कमी है, बहुत ज़्यादा है वो चीज़। बहुत ज़्यादा बच्चों में मिलेगी, मेजॉरिटी में वो कमी मिलेगी कि उनको एग्जैक्टली नहीं पता है। कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, फिर वो बैंक में जॉब करता है, फिर उसके बाद दुखी है। तो ये पर्पस नहीं होना चाहिए। आपने यूपीएससी किया, इनफैक्ट कर भी लिया, बट क्या आप सेटिस्फाइड हो? तो वो मैटर करता है। तो थोड़ा सा क्या है, और दूसरा कि इतनी जॉब्स ही नहीं है जितने लोग पेपर दे रहे हैं, इतनी है ही नहीं, जॉब्स लिमिटेड है जी। तो उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उसको देखना चाहिए। और पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि भाई अगर कुछ और करना चाहते हैं तो करने दें। और इनफैक्ट स्कूल को, कॉलेज को इन चीज़ों को मोटिवेट करना चाहिए। और इसमें कॉलेज में जाते ही मैंने एक नई समस्या देखी है कि बच्चे सर तैयारी करने जा रहे हैं 12वीं के बाद, बीए और एमए में पढ़ने नहीं आ रहे, क्योंकि वो 1 वीक से पास करना चाहते हैं। उनको लगता है कॉलेज एजुकेशन कुछ है ही नहीं, तैयारी है सब कुछ, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर हम ऐसे चलते रहे तो हमारे पास बहुत अच्छा समाज बन के हमारे पास तैयार नहीं होगा, जैसी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। जी। तो कॉलेज आना ज़रूरी है और कॉलेज का पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरा, काम में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं स्कूल में थी तो गिव योर 100% देयर जहाँ तुम हो। अगर तुम कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में अपना 100% दो। अगर तुम किसी जॉब में हो तो उसमें दो, वहाँ चोरी मत करो। वो बेईमानी कहीं नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह। और यदि आप सक्सेस नहीं हो रहे हो तो रेक्टिफाई करो खुद को। एग्जैक्टली, सेल्फ इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखना पड़ेगा हमेशा ही। जैसे मैंने इंटरव्यू के बाद खुद को देखा कि मुझ में क्या कमियां हैं, और उसके बाद मैंने, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब तक तो मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रही, मुझे कुछ नहीं पता था। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैं ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सिलेक्शन के लिए जी। कि मैं तो बस चाह रही थी, उन्होंने लाके बिठा दिया कि ले बेटा तेरे को दे देता हूँ, वैसा। तो उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे जो भी कमी अपने आप में लगेगी तो मैं उन पे काम करती रहूँगी। पति क्या करते हैं आपके? सर वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी 6th रैंक आई है पॉलिटिकल साइंस से। क्या बात है, उनको भी बधाई। थैंक यू सर। दोनों बन गए आप असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ जी, गौरव फौजदार उनका नाम है। और वो, उनकी भी एक अलग कहानी है सर। वो बहुत मेहनती हैं और बहुत ही दृढ़ जो चरित्र मैं कहूँ तो उसके वो हैं। और मेहनत का तो मतलब, मैं जब उनको देखती हूँ तो मैं खुद को कुछ नहीं समझती उनके आगे। जो उनकी जर्नी है और जिस तरीके के वो इंसान है, तो ही इज़ एन वेरी अमेजिंग पर्सन। और उसके अलावा जो उनकी तैयारी है उससे इंसान बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम डिफर बस यहीं पे करते हैं, वो बच्चों को कोचिंग्स के लिए गाइड करना चाहते हैं, मैं बच्चों को कोचिंग्स के अलावा गाइड करना चाहती हूँ। तो वो काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैं ये काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ। तो अभी हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, अगर बैठ जाएगा तो वी आर अ पावर कपल। नहीं नहीं, अभी भी आप पावर कपल ही हो। हाँ सर, पर क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने माइंडसेट में बड़े वो हैं, पक्के हैं वैल्यूज में और सब में। तो सर स्ट्रगल भी बड़ा है, मतलब वैचारिक स्ट्रगल बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम किसी चीज़ की बात, जैसे हमारी इसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट छिड़ जाती है कभी कभी। जैसे वो सरकारी नौकरियों को बड़ा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा रहा है कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, सरकारी नौकरी ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला दिया है, जो और उनको कहीं से उनको लगता है नहीं मिल सकता था। पर मैं ये कहती हूँ कि वो उनके साथ है, पर दूसरे केसेस भी हैं। मतलब सरकारी नौकरी है, जितनी जगह है उतने लोग तो जाएंगे, पर जो प्रोडक्टिविटी पूरी जो 20 से 40 साल की उम्र में एक इंसान की रहती है, अगर हमारा पूरा देश वो तैयारी में ही नष्ट कर देगा तो हम काम क्या करेंगे?
कुछ तो हमें समाज को देना है, कुछ तो हमें देश को देना है। देश सरकारी नौकरी की तैयारी से आगे नहीं बढ़ेगा। जी। एक सेंटेंस उन्हीं का है सर, वो मुझे हमेशा बताते हैं कि उनके पॉलिटिकल साइंस में मौलिक कर्तव्यों में, मुझे पूरे याद नहीं है, तो वो बताते हैं कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने एक्सीलेंस को प्राप्त करना है। किसी भी व्यक्ति को अपने एक्सीलेंस पे काम करना चाहिए। तो जितनी तुम में क्षमताएं हैं उनका पूरा विकास करना तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। तो वो काम वो अपने तरीके से कर रहे हैं, वो काम मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। और अगर हम दोनों एक दूसरे का समझने लग जाएंगे तब हम पावर कपल है सर। जी, इसके लिए आपको दोबारा शुभकामनाएं कि Thank you. जल्दी आप एक दूसरे को समझने लग जाओ, एक दूसरे की चीजों मतलब विचारों को। हाँ, और ताकि फिर हम समाज को कुछ दे पाए, जो उनका भी हो और जो मेरा भी हो, क्योंकि उनके भी विचारों की जरूरत है और मेरे भी विचारों की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो मनु, आपको जो चाहिए जीवन में वो सब कुछ मिले, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप हमारे यहाँ पधारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।